Hello friends, welcome to Inspection IAS Daily News Analysis. Today is 11th July 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. So before starting, you can follow our social media page like Facebook, Instagram along with YouTube channel and Telegram channel for such other video contents. Along with if you want to download study-free study materials for UPSC and other state PCS, you can visit our website along with our Telegram channels. We have started our online plus offline foundation batches for UPSC and other state PCS examinations, both in online and offline mode. So अगर आप 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं for UPSC and other state PCS, you can join our offline as well as online batches. आज का हमारा पहला न्यूज है नारी अदालत से रिलेटेड। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है नारी अदालत। इट विल बी ए फुल्ली विमेंस कोर्ट और विमेंस ओनली कोर्ट फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। सो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है एंड दैट इज द नारी अदालत। थोड़ा समझते हैं आखिर इसके प्रोविजंस क्या क्या है। देखिए, द सेंटर इज लॉन्चिंग ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप वुमेन्स ओनली कोर्ट दैट इज नारी अदालत एट द विलेज लेवल एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। हम लोग बात करेंगे अभी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है। फोरम फॉर इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड काउंटरिंग द पेट्रियार्कल सिस्टम। तो आमतौर पे जो विमेंस अदालत होगी या नारी अदालत होगा, जो एक तरह का अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस होगा, रेजोल्यूशन फोरम होगा, जो बेसिकली मामला देखेगा जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, प्रॉपर्टी राइट का इश्यूज हो गया एंड काउंटरिंग द पेट्रियार्कल सिस्टम। पेट्रियार्कल सिस्टम के चलते जो इश्यूज वगैरह जनरेट होते हैं एक विमेंस की लाइफ में, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए नारी अदालत स्टार्ट किया गया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बहुत हद तक जो कोर्ट केसेस में जो पैसे या बाकी जो टाइम वगैरह लगता है वो कम लगेगा। तो पहले समझते हैं थोड़ा आखिर ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है। देखिए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में अगर बोला जाए तो ये एक तरह का मतलब आप कह सकते हैं कि एक जुडिशियल सिस्टम का ही एक अल्टरनेट मतलब डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है। एक फॉर्मल या एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस से ना जाकर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। इसको आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कह सकते हैं। And basically it is the process by which disputes between the parties are settled or brought to an amicable result without the intervention of the judicial institutions and without any trial। ठीक है, तो विदाउट एनी ट्रायल आप ये जो केसेस है इनको सॉल्व किया जा सकता है। ADR offered to resolve all type of matters including civil, commercial, industrial and family etc where peoples are not able to start any type of negotiation and reach a settlement। कभी कभी क्या होता है ना कि दो केसेस वगैरह होते हैं ना, जैसे दो पर्सन अगर एक दूसरे के खिलाफ केस करते हैं तो आमतौर पे जनरली दोनों नहीं चाहते कि टाइम में का डिले हो और वो चाहते हैं कि डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो जाए। तो अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है तो ये दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा एंड बोथ देन दोनों अपना बहुत सारे वक्त बचा सकते हैं। तो ये एक तरह का आप समझ सकते हैं एक तरह का आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है जहां पर एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी इन मामलों को सुलझाते हैं या सुलझाती है। जनरली ADR यूजेस ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु हेल्प्स द पार्टीज टू कम्युनिकेट। आपस में बात करना शुरू कराते हैं, डिस्कस द डिफरेंसेस एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दैट इज नॉन एडवर्सरियल। ये एडवर्सरियल नहीं होता है। वर्किंग टुगेदर कॉम्परेटिवली टू रीच द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर एवरीवन। इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑन द कोर्ट। ये कोर्ट के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है क्योंकि उनके जो अननेसेसरी जो बर्डन होते हैं छोटे मोटे केसेस को लेकर वो नहीं होंगे। तो इससे केसेस या जो डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे जल्दी रिजॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट, तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के बारे में अगर बोला जाए तो बेसिकली चार तरह के ADR होते हैं। एक तो होता है सबसे पहला मीडिएशंस, जो आपस में दो लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो तो थर्ड पर्सन मीडिएट करके उसको सॉल्व कराता है। दूसरा होता है आर्बिट्रेशन, तीसरा होता है कंसिलिएशन, दोनों को कंसाइल कराया जाता है एंड चौथा जो होता है दैट इज द नेगोशिएशंस। तो ये चार तरीके होते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल के अकॉर्डिंग इन विच द केसेस कैन बी सॉल्व्ड आउट ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट, अब अगर नारी अदालत, होप आप लोगों को समझ में आया होगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। अगर आप इस पूरे जो कंसेप्ट है व्हाट इज मीडिएशंस, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशंस, तो आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने इस वीडियो का संग उसका लिंक डाल रखा है जिसमें ADR को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट, अगर नारी अदालत के बारे में बोला जाए तो दिस स्कीम वुड बी रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स। ये कौन सी मिनिस्ट्री रन करेगी? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अंडर द संबल सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है विच इज डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथनिंग द वुमेन्स सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
इट वुड बी लॉन्च ऑन ए पायलट बेसिस इन 50 विलेजेस। ये 50 विलेजेस में इसको पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है। ईच इन असम एंड जम्मू एंड कश्मीर वुड बी एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो आमतौर पर जम्मू एंड कश्मीर और असम में इसको लॉन्च किया गया। द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस विल बी डन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के संग इसको कोलैबोरेट किया गया है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑपरेटेड बाय द मीटिंग। The scheme takes inspirations from the Parivarik Mahila Lok Adalat, that is the People's Court of Women, which were run by the National Commissions for Women, जो National Commission for Women चाहती है। तो ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। Go through this one. नेक्स्ट, द नारी अदालत ऑफ ईच विलेज वुड हैव 7 to 9 मेंबर्स, 7 से लेकर 9 मेंबर्स होंगे इसमें, जिसमें न्याय सखी बोला जाता है उनको, और हाफ ऑफ विच वुड बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एंड द अदर हाफ आर वुमेन विद सोशल स्टैंडिंग्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स एंड सोशल वर्कर्स हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द विलेजर्स। तो विलेजर्स कुछ होंगे जो नॉमिनेट करेंगे, आमतौर पे वो लोग होंगे जैसे कि टीचर्स हो गए, आमतौर पर टीचर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए एंड सोशल वर्कर्स हो गए, तो ऐसे लोग होंगे तो उनको इसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, द हेड ऑफ द नारी अदालत कॉल्ड द मुख्य न्याय सखी, दैट इज मुख्य न्याय सखी उनको बोला जाएगा, एंड विल बी चूजन अमंग द न्याय सखीज जनरली फॉर ए 6 months टर्म। ठीक है, 6 महीने के लिए इनको इलेक्ट किया जाएगा। And the Nari Adalat, though does not hold any legal status, has its primary focus on reconciliations, grievance redressal and creating awareness of rights and entitlements। ठीक है, तो इनका काम, हालांकि इनका कोई लीगल स्टेटस तो नहीं होगा, बट यस दे विल प्राइमरली फोकस ऑन रिकंसिलिएशन, ग्रीवेंस का रिड्रेसल्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। तो ये कुछ प्रोविजंस होंगे उनके। होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट अगर देखा जाए सिग्निफिकेंस क्या है इस नारी अदालत का, देखिए नारी अदालत बहुत जरूरी है, और ये हमारे देशों में, ये हमारे देश में ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आमतौर पर बहुत छोटी छोटी केस, बहुत छोटे छोटे मामलों में ये केसेस होते हैं, और उसके चलते कोर्ट का लोड बढ़ता है। एंड अगर ये अदालत रहेगी तो बहुत हद तक ये चीजें सॉल्व हो सकती है। So Nari Adalat will not only address individual cases but also raise awareness about social schemes under the government while collecting valuable feedbacks to enhance the effectiveness of these initiatives. It will cater to all women and girls who require assistance or have grievance within the local communities. तो ऐसे लोगों, ऐसे महिलाओं और बच्चियों का जिनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी ये सॉल्व किया जा सकता है, उनके भी केसेस को ये देखेंगी। तो दिस नारी अदालत इज गोइंग टू हेल्प इन वेरियस वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज है गुइलेन बायर सिंड्रोम से रिलेटेड। रिसेंटली पेरू ने डिक्लेयर किया है इमरजेंसी फॉर एटलीस्ट 90 days ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द इश्यूज ऑफ गुइलेन बायर सिंड्रोम्स। तो जीबी सिंड्रोम्स एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर्स है, और आपके जो पेरू में उसमें बहुत ज्यादा ये एक तरह से पैंडेमिक की तरह फैल रहा है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर जीबी सिंड्रोम्स है क्या और इसका सॉल्यूशंस क्या है। बेसिकली इट इज ए रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक तरह का ये रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उनको बोला जाता है जहां पर हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे अपने बॉडी को ही हार्म करना शुरू करते हैं, हमारे अपने बॉडी के खिलाफ ही अटैक करना शुरू करते हैं। वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो जनरली जिस रीजन को अटैक किया जा रहा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एंड इट इज मोर कॉमन इन एडल्ट्स एंड मेल्स बट इट कैन अफेक्ट पीपल्स ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ जीबी सिंड्रोम्स इंक्लूड नॉर्मली वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होता है, एंड दे यूजुअली स्टार्ट्स इन द लेग्स एंड कैन स्प्रेड टू द आर्म्स एंड फेसेस। Some people, for some people, these symptoms can lead to paralysis of the leg, arms or muscles in the face. तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते थे जीबी सिंड्रोम से। कॉजेस क्या हो सकती है, तो कॉजेस इट इज ऑफन प्रेसिडेड बाय इन्फेक्शंस एंड दिस कुड बी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। तो या तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है जिसके चलते ये फिर फर्दर सिम्टम्स बढ़ जाता है। And the most frequently associated infections include Campylobacter jejuni, Epstein Barr virus, and cytomegalovirus. तो ये तीन causal organisms हैं, and the bacteria responsible for pneumonia and urinary tract infections. तो UTI और pneumonia के जो infections कराती है बैक्टीरिया वो भी ये responsible होते हैं। It may also be triggered by vaccine administered or surgery। ठीक है, ये आप तौर पे आप वैक्सीन को देने के बाद या सर्जरी के बाद भी ये कंडीशंस हो सकती है। तो दिस इज द कॉज ऑफ द जीबी सिंड्रोम्स। जीबी सिंड्रोम्स जैसे आपको दिख रहा होगा, ये सिम्टम्स अगर देखा जाए तो लिम्ब वीकनेस हो गया, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फ्लैसिड पैरालिसिस, एंड दिस आर द नर्व फाइबर्स। और ये एक्सपोज नर्व फाइबर जहां पर ये इफेक्टेड, मतलब दिस
माइलिन शीथ जो होता है ना नर्व फाइबर के ऊपर में जो माइलिन शीथ होता है वो कहीं ना कहीं अटोन हो जाते हैं, जिसके चलते वहां पर प्रॉब्लम होती है, वो टिंगलिंग सेंसेशन वहां पर हो रहा होता है। जीबी सिंड्रोम्स इज ए रेयर डिसऑर्डर इन विच योर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक योर नर्व्स। तो हमारे जो नर्व्स को ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये अटैक करता है। सो दिस इज रिगार्डिंग द जीबी सिंड्रोम्स। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है कैंडिडा ऑरिस से रिलेटेड। Recently, scientists from Delhi University and McMaster University in Canada have made a significant discovery by isolating and studying the first live culture of Candida auris from the ear canal of stray dogs in Delhi। ठीक है, पहली बार ये किसी भी मतलब लाइव जो कैंडिडा ऑरिस है उसका एक तरह से कल्चर तैयार किया गया है, और ये जो बेसिकली लिया गया है ये कहाँ से, ये दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स के कानों से। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो ये आखिर है क्या, थोड़ा ये समझ लेते हैं। बेसिकली इट इज ए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस। ठीक है, और कैंडिडा ऑरिस जो है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है, एंड दिस इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्वेजिव इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में इन्वेजिव इन्फेक्शन कर सकता है, एंड इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन जापान इन 2009। 2009 में जापान में पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था। द फंगस हैज बीन रिपोर्टेड इन मोर देन 40 कंट्रीज including the United States of America, UK, along with South Africa and Australia। तो ये कुछ कंट्रीज है जहां पर पहले इसको देखा गया था। मोर आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये जो कैंडिडा ऑरिस है ये ग्लोबल वार्मिंग का एक रिजल्ट है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द, ये जो आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसमें जो पहला पॉइंट दिखा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द एम्बिएंट क्लाइमेट टेम्परेचर which select fungal clades that can reproduce at avian and mammalian basal temperature। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे और मतलब फंगल हो सकते, फंगस हो सकते हैं जो एवियन और मेमेलियन बेसल टेम्परेचर में जनरेट होते हैं या थ्रिफ्ट कर सकते हैं। एंड दिस कैंडिडा ऑरिस प्रीवियसली एग्जिस्टेड एज प्लांट सैप्रोफाइट्स, ये पहले प्लांट सैप्रोफाइट की तरह काम करते थे, and that gained thermal tolerance and salinity tolerance as a result of the effect of climate change on the wetland ecosystem। तो थोड़ा ये resistant हो जाते हैं। And this thermotolerant Candida auris may have been transplanted by birds across the globe to rural areas where human birds are in constant touch। And fourth जो होगा, rural environment activities, example farming, provide the opportunities for interspecies transmission of virulent pathogens such as Candida auris। At the end, human migration towards urban areas eventually led Candida auris into healthcare centers and environment। ठीक है, तो ये करीब 5 स्टेजेस होते हैं जहां पर ये ट्रांसमिशन बता रहा है कि आखिर ये कैंडिडा ऑरिस गया कैसे होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये ट्रांसफर हुए होंगे। नेक्स्ट, ये कॉन्टैक्ट कैसे होता है, तो बेसिकली इट इज ए प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन हेल्थ केयर सेटिंग सच एज हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग। मैंने आपको यहाँ पर बताया होगा कि कैसे ये हॉस्पिटल तक पहुंचा। तो फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग वाज द इज द रीजन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैंडिडा ऑरिस टिल द हॉस्पिटल सेंटर्स या हेल्थ केयर सेंटर्स। और यहाँ पर इट इज प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टेड इन हेल्थ केयर सेटिंग सच एज हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम, and it is generally thought to be spread through contact with contaminated surface or by person to person transmissions। ऐसा होता है। The fungus can either colonize a specific region of the body such as the skin, rectum or mouth without causing symptoms, or it can cause severe invasive infection by entering the bloodstream of the or wounds। ठीक है, तो ये भी हो सकता है नॉर्मली। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, इट्स सिम्टम्स आर ऑफन सिमिलर टू दोज ऑफ अदर कॉमन डिजीज सच एज फीवर होगा, चिल्स होगा दैट डू नॉट गो अवे विथ आफ्टर ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इट इज रेजिस्टेंट टू मल्टीपल क्लासेस ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स। दिस मेक ट्रीटमेंट चैलेंजिंग एंड ऑफन रिक्वायर द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपीज। एंटीफंगल ड्रग्स कॉल्ड इकाइनोकैंडिन्स आर यूज्ड टू ट्रीट दिस इन्फेक्शन। तो ये कुछ प्रोविजन है आपके कैंडिडा ऑरिस से रिलेटेड। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75I इज बेसिकली ए सबमरीन प्रोग्राम या सबमरीन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड रिसेंटली हुआ क्या है कि स्पेनिश जो सबमरीन मैन्युफैक्चरर है दैट इज नवांतिया and Indian Larsen and Turbo, that is India's Larsen and Turbo, recently concluded a teaming agreement to jointly bid for the Project 75I। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75I के लिए इन दोनों कंपनियों ने जॉइंटली बिड किया है। क्या है प्रोजेक्ट 75 एंड आखिर इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स मिलता है।
So basically, Project 75 is under this. The Indian Navy will procure 6 advanced conventional submarine processed through the strategic partnership model. And basically इसमें 6 advanced conventional submarine इंडिया acquire करेगा. And this will be diesel electric submarine. ठीक है, ये diesel electric submarine होगा having advanced air independent propulsion system. थोड़ा देर में हम समझेंगे air independent propulsion system क्या होता है. But basically ये diesel electric submarines होगा. And Project 75I requires an Indian bidders to tie up with the foreign collaborators and build 6 conventional submarine equipped with AIP system. तो यहाँ पर ऐसे बहुत दिन से इंडियन गवर्नमेंट खोज रही थी ऐसा कोई बीडर्स जो बेसिकली फॉरेन कंपनीज के संग मिलके ये बिड करे. तो बेसिकली इसमें डिफेंस कोलैबोरेशंस में यही है कि एक इंडियन कंपनी होनी ही चाहिए बिडिंग करने के लिए. तो इट इज लार्सन एंड टर्बो हु इज बिडिंग विद द फॉरेन कंपनी. So the first submarine must have a minimum of 45 indigenations and with the indigenous content going up to 60% in the sixth. So the first submarine के पास the first submarine में minimum 45% इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे मेड इन इंडिया एंड जो फिफ्थ होगा या सिक्स होगा उसमें 60% होने चाहिए. मतलब बेसिकली वी आर डिक्रीजिंग द फॉरेन डिपेंडेंस ऑन आवर डिफेंस प्रोक्योरमेंट विद दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट सबमरीन के बारे में बोला जाए तो दो तरह की जनरली सबमरीन होती है. एक तो कन्वेंशनल और जिसको हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बोलते हैं. एंड दे नीड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू रन द डीजल जनरेटर विच इन टर्न चार्जेस द बैटरी. तो डीजल ऑब्वियस बात आपको मालूम होगा कि डीजल जो सबमरीन होती है उनको डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन उनको बाहर से ही मिल सकता है. तो दे नीड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और इसके लिए उनको ऊपर आना पड़ता है. एंड ऊपर आने के बाद वो डीजल आपके मशीन चलती है और फिर डीजल इंजन चलता है और फिर वो बैटरी चार्ज होती है सो दैट आवर सबमरीन कैन डाइव एंड डू इट्स वर्क. बट एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम थोड़ा अलग होता है जहां पर एयर की जरूरत नहीं पड़ती है जिसमें एक बाकायदा ऑक्सीडाइजर सबमरीन ले जाती है नीचे. समझते हैं थोड़ा देर में. एक दूसरी जो होती है वो है न्यूक्लियर सबमरीन. एंड एक तरह का आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी सबमरीन होती है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहता है विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी और उस इलेक्ट्रिसिटी को मशीन सबमरीन यूज करती है फॉर इट्स फंक्शनिंग. तो दो तरह के सबमरीन जैसे हमने डिस्कस किया. एक तो कन्वेंशनल जो डीजल सबमरीन होगा और दूसरा होगा आपका न्यूक्लियर सबमरीन. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम आखिर होता क्या है. तो देखिए एआईपी इज मोस्टली इंप्लीमेंटेड एज एन ऑक्सिलरी सोर्स. ठीक है, ये मेन सोर्स नहीं होगा, ये ऑक्सिलरी सोर्स होता है विद द ट्रेडिशनल डीजल इंजन हैंडलिंग सरफेस प्रोपल्शन. ठीक है, तो आमतौर पे डीजल इंजन जो होता है वो सरफेस प्रोपल्शन को हैंडल करता है एंड डाउन जब सबमरीन डाइव करती है तो उस समय ये एआईपी सिस्टम काम करता है. And most of this system generate electricity, which in turn drives an electric motor for propulsion or recharge the boat batteries. A typical conventional power plant provides 3 megawatt maximum, and AIP source around 10% of that. Means a nuclear submarine propulsion plant is much greater than 20 megawatts. तो ये कुछ comparison दिया है. Next, key features of air independent propulsion system क्या होता है. It allows the submarine to stay for longer hours in water. And the submarine needs to come to the surface of the water to charge their batteries. This is used by the AIP system. तो जैसे हमने कहा कि एक डीजल जो सबमरीन होता है वो अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए डीजल इंजन को ऑपरेट करना पड़ता है. एंड डीजल इंजन तभी ऑपरेट हो सकता है जब डीजल इंजन को ऑक्सीजन मिलेगा और पानी के अंदर में ऑक्सीजन मिलना और उसका एग्जॉस्ट के लिए काफी दिक्कत होती है. दैट्स व्हाई दैट सबमरीन नीड्स टू कम इन द सरफेस to operate the diesel engine and to recharge the batteries. बट यहाँ पर क्या हो रहा है आपको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में देख रहे हैं. यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा आपको LOX सिस्टम, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन होता है ये LOX सिस्टम. जहां पर ये सिस्टम एक प्रोवाइड कराता है इंडिपेंडेंट आप समझ लीजिए प्रोपल्शन सिस्टम जहां पर ऑक्सीजन कैन बी टेकन बैक, मतलब टेकन इनसाइड द ओशियंस. और इस ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजर को यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी या उस मशीन को चलाने के लिए या इंजन को चलाने के लिए. एंड उसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को जो कट ऑफ कर दिया जा रहा है, अगर नहीं भी होगा तो चलेगा वो. इट डिक्रीजेस द नॉइज लेवल मेड बाय द सबमरीन एंड दिस मेक इट हार्ड टू डिटेक्ट द सबमरीन. तो ये भी ड्यूअल बेनिफिट भी है. एंड टाइप्स ऑफ एआईपी सिस्टम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे तो एक तो होता है ओपन साइकिल सिस्टम, दूसरा होगा क्लोज साइकिल डीजल इंजन, क्लोज साइकिल स्टीम टर्बाइन स्टर्लिंग साइकिल्स इंजन एंड फ्यूल सेल. तो ये कुछ होते हैं एयर इंडिपेंडेंट
propulsion system. तो एयर इंडिपेंडेंट propulsion system सिर्फ एक नहीं है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बट मेन वही है मोटिव कि डीजल इंजन को ऊपर नहीं आना पड़े बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए, टू ऑपरेट द मशीन एंड टू रिचार्ज द बैटरीज। तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके एआईपी सिस्टम का। नेक्स्ट, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना न्यूज है दैट इज शेल्फ क्लाउड से रिलेटेड। रिसेंटली ए टेरिफाइंग शेल्फ क्लाउड हैज बीन अपीयर्ड इन उत्तराखंड हरिद्वार। हरिद्वार में एक शेल्फ क्लाउड को देखा गया, मतलब जनरली वहां पर शेल्फ क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ये बड़ा डेंजरस है। इसको कुछ लोग डूम्सडे क्लाउड बोल रहे हैं। डूम्सडे मतलब कि होता है ना जिस दिन फाइनल डे जो होता है उस दिन का क्लाउड बोल रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया जो पेज है तो कुछ और भी ज्यादा बोल रहे हैं। तो इसमें डरना नहीं है, थोड़ा समझते हैं हाँ, पर थोड़ा सावधान तो रहना ही होगा। आखिर ये है क्या, थोड़ा ये समझ लेते हैं। सेल्फ क्लाउड जो होता है बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज आर्कस क्लाउड। तो इसको आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं एंड जनरली फॉर्म अलोंग द लीडिंग एजेस ऑफ द थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म जो होता है ना उसके एजेस पे, मतलब उसके एज पे ही ये जनरेट होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लो लाइंग हॉरिजॉन्टल क्लाउड फॉर्मेशन। लो लाइंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्लाउड फॉर्मेशंस कैरेक्टराइज्ड बाय ए क्लियरली डिफाइंड लाइन ऑफ सॉलिड क्लाउड। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक सॉलिड क्लाउड का लाइन बकायदा दिख रहा होगा। It is known for its distinctive wedge-shaped formations, and they usually appear as a broad arc across the sky that can sometimes appear to be rotating horizontally. ये कुछ horizontally rotate करता है। Next, formations. The self cloud form when cloud and dense air is forced into a warmer air mass by wind. तो ये सबसे बड़ा रीजन है इसका, तो formation of the self cloud. So cell cloud form when cold and dense air, जब cold और dense air is forced into a warmer air mass by wind. तो warmer air mass के अंदर में अगर force किया जाएगा cold wind को, cold and dense air को, then they lead to the formations of this आपके this cloud. ठीक है। Next, this rush of cold air often occur in a thunderstorm drought, and where cold air rushes towards the ground before spreading out to create a gust front. ठीक है, तो फ्रंट बोलने से पहले एक तरह का एक जनरल लेयर जनरेट करता है। And self cloud produced by the thunderstorm are always preceded by a rush of dry and cold air ahead of the cloud, with rain arriving after the self cloud has passed over it. तो self cloud को पास होने के बाद ही ये रेन उसमें हो रहा होता है या रेन आता है। नेक्स्ट, थंडरस्टॉर्म के बारे में बोला जाए तो थंडरस्टॉर्म इज अ रेन शावर शोइंग शावर ड्यूरिंग व्हिच यू हियर थंडर। सिंस थंडर कम्स आफ्टर लाइटनिंग, ऑल थंडरस्टॉर्म हैव लाइटनिंग। ठीक है, तो थंडर जनरली लाइटनिंग के बाद ही आता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि सारे थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग होती है। कब होता है फॉर्मेशन? थंडरस्टॉर्म फॉर्म व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस इनटू कोल्ड एयर। तो वार्म मॉइस्ट एयर कोल्ड एयर में राइज करता है, तब ये थंडरस्टॉर्म होता है। The warm air become cooler, which causes moisture called water vapor to form small water droplets, and a process called condensation. So condensation is the basic reason. These all are very important facts for the prelims examinations. The cold air drops lower in the atmosphere, warm and rises again, and this circuit of rising and falling air is called a conventional cell. इसको convectional cell बोला जाता है। If this happens, a small amount of cloud is formed, and if this happens with large amount of air and moisture, a thunderstorm can form. So these are the few reasons, a few things regarding the thunderstorms. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Thanks for watching, and please do take care of yourself.